प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया यासिन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले परवेज इलाही के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी जनरल रिटायर्ड बाजवा के दिफा में खुलकर सामने आ गए। सेनेट इंतखाबात और दीगर मामलात में तहरीक इंसाफ के लिए जनरल रिटायर्ड बाजवा की जानिब से हिमायत का इंकशाफ। सदर आरिफ अलवी के बयान के बाद नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। सदर आरिफ अलवी ने मुलाकात में सहाफियों को क्या बताया, वहां मौजूद सीनियर सहाफी मजहर अब्बास हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब में वज़ीर आला परवेज इलाही की जानिब से अपने डिवीजन में अरबों रुपए के फंड्स की नवाजिशात का सिलसिला जारी। किन किन प्रोजेक्ट्स के लिए खजानों के मुंह खुल गए, सीनियर एडवोकेट और दरखास्त गुजार मियां दाऊद हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क दहशतगर्दी का शिकार, पंजाब में सीटीडी अफसरान के लिए करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां खरीदने की सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब के डिवीजन में अस्पतालों और भर्तियों के लिए अरबों रुपयों के फंड्स की मंजूरी। सूबाई काबीना इजलास की एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। क्लास साहब, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफी मजहर अब्बास साहब मौजूद होंगे और उनको वेलकम करेंगे शो पे, क्योंकि जिस मुलाकात का हम जिक्र कर रहे हैं, सदर आरिफ अलवी की जो सहाफियों से मुलाकात हुई है, उसमें मजहर अब्बास साहब भी मौजूद थे। मजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम, मुझे आ रही है। अच्छा मजहर साहब, आपको वेलकम करेंगे शो पे। और स्टार्टिंग फ्रॉम जो मुलाकात हुई सदर आरिफ अलवी की सहाफियों से, आप भी उसमें मौजूद थे, थोड़ा उसका पस मंजर बताइएगा, क्यों हुई ये मुलाकात और उस मुलाकात में क्या मेन एजेंडा था जो डिस्कस हुआ, अहवाल भी थोड़ा बताइएगा उसका। नहीं, पहली चीज तो ये कि सिर्फ सहाफियों से मुलाकात नहीं थी, वो एक निजी महफिल थी जिसमें आरिफ अलवी साहब के ऑनर में उसमें जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद थे, उसमें जो है अपना बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी मौजूद थे, कुछ फॉरेन डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे, तकरीबन 50 से 60 के करीब लोग होंगे जो थे। और ज़ाहिर आरिफ अलवी साहब को एक तरीके से वो चूंकि कराची से ही उनका ताल्लुक रहा है, प्रेसिडेंट और जो फर्स्ट लेडी दोनों ही वहाँ थी, मौजूद थी। तो आरिफ अलवी साहब ने खुद ही जब उनसे कहा गया कि आप कुछ इज़हार ख्याल करें, उसके बाद जो लोगों के जहनों में सवालात होंगे वो आपसे करेंगे। और सवाल सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने भी सवाल किए और दूसरे लोगों ने भी सवाल किए। और आरिफ अलवी साहब ने बिल्कुल अपने इब्तदाइया में जो बात की, जो उनके नुक्ते नज़र से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उनके लिए परेशानी का बायस थी, वो ऑडियो और वीडियो लीक्स जो हैं वो उनके हवाले से। और उन्होंने कहा जो नए आर्मी चीफ हैं उनसे भी गुफ्तगू में उन्होंने ये बात की थी कि इस मसले को जो है किसी तरह देखना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की प्राइवेट लाइफ मुतासर हो रही है और फैमिलीज मुतासर हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी उन्हें यकीन दिलाया था। फिर जब कुछ उन्होंने ज़ाहिर मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की, जनरली की, उन्होंने स्पेसिफिक नहीं। तो फिर जब सवालात हुए तो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, जिसमें एफटमा के चेयरमैन भी मौजूद थे और दीगर बिजनेसमैन भी मौजूद थे, तो उनमें एक व्यू तो ये था कि अगर इस वक्त गवर्नमेंट चली जाती है, असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं और एक इंटरम सेटअप बन जाता है, तो इंटरम सेटअप से IMF क्यों गुफ्तगू करेगा। और अगर IMF गुफ्तगू नहीं करेगा तो मतलब ये है कि तीन महीने तक कम से कम हम जो है लटक के रह जाएंगे। और क्या मौजूदा माशी सूरत हाल के हम इस लिहाज से मुतहम्मिल हो सकते हैं, ये उनका जो बिजनेसमैन का व्यू था। तो उनका था कि हमें IMF के प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, और अगर हम IMF के प्रोग्राम की तरफ गए तो उससे जो है कम से कम जो इस वक्त सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, उसमें कदरे बेहतरी आने की गुंजाइश है। आरिफ अलवी साहब ने मोर और लेस उनसे एग्री किया। फिर और कुछ सवालात हुए, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये बताएं कि आप जो है इमरान खान के दौर में भी सदर रहे हैं और 3.5 साल में इमरान खान की जो भी हुकूमत रही, आप एज ए प्रेसिडेंट उसको देखते रहे हैं। तो आज जो इमरान खान जनरल बाजवा के हवाले से जो एक तरह की पूरी चार्जशीट उन्होंने इशू की है, तो क्या आपने खुद बहैसियत सदर 3.5 साल में ये महसूस किया कहीं जो इमरान खान आज बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है कि गलत है? जहाँ तक मैंने कहा कि उस जमाने में भी खबरें आ रही थी और मेरी भी अपनी इंफॉर्मेशन में कि जनरल बाजवा ने तो अच्छी खासी मदद की थी इमरान खान साहब की पूरे इलेक्शन में, और इलेक्शन से मुराद ये कि सेनेट में जो सूरत हाल बनी थी और दीगर, तो उन्होंने खुद ही ये लुकमा दिया
कि वही नहीं बल्कि 2018, और उन्होंने कहा कि मैं खुद जानता हूं कि 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। तो ये जुमला खुद उन्होंने कोट एंड कोट ये बात किया। मुझे नहीं पता कि आज जो उनके तर्जुमान का बयान आया है कि जो अखबार में खबर छपी है वो सियाक व सबाक से हटकर है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए मैंने ये पूछा कि वो बताएं तो क्या चीज सियाक व सबाक से हटके, क्योंकि उस खबर को मैंने जो पढ़ा है उस खबर में तो मुझे कोई चीज सियाक व सबाक से हटके नहीं थी। कोई एक जुमला बताएं कि जो आरिफ अलवी साहब ने नहीं कहा हो या किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा। मैंने उनसे ये भी पूछा था कि क्या किसी स्टेज पे इमरान खान ने जनरल बाजवा के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात की थी, क्योंकि जितनी चार्जशीट वो आज पेश कर रहे हैं, और मैंने मिसाल दी कि नवाज शरीफ साहब ने जहांगीर करामत ने एक तकरीर की थी, उसका नोटिस ले लिया था, उन्हें बुला के वजाहत मांगी थी। इसी तरह जनरल मुशर्रफ को राइटली या रॉन्गली उन्होंने हटा दिया क्योंकि वो समझते थे कि वो मुदाखलत कर रहे हैं। तो इमरान खान ने किसी स्टेज पर ऐसा कुछ करने का इरादा रखा, वो तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा किसी स्टेज पे भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा इसलिए कि जो आज वो चार्जशीट पेश कर रहे हैं तो उससे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो 2018 में वो जिस तरह नैब को भी दिफा करते थे और जनरल बाजवा का भी दिफा करते थे, इलेक्शन कमीशन का भी दिफा करते थे, तो नैब के बारे में उन्होंने कहा कि हाँ, नैब के बारे में मेरी इत्तला ये है कि नैब पर काफी दबाव भी था और उसमें मुदाखलत भी थी। मज़हर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ा कम्प्रीहेंसिवली आपने बड़े अहम पॉइंट्स आपने जो हुए हैं आपने बताए हैं। 2-3 चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं आपकी सर गुफ्तगू सुन के। आप ये कह रहे हैं कि आपके सवाल के जवाब में उन्होंने खुद से लुकमा दिया, यही वाला जनरल साहब वाला, कि उन्होंने हमारी मदद की थी। तो विद इन 12 आवर्स फिर ये क्या हुआ? आपकी जर्नलिस्टिक रीडिंग क्या कहती है? फिर उस पर क्यों मुकर गए हैं, क्यों उस पर बैकआउट कर गए और उसके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, सियाक व सबाक से ये हट कर कह रहे हैं? तो आपकी क्या इसके बारे में, ये क्यों कर रहे हैं, बैकआउट क्यों कर रहे हैं सर? रोज 2-3 चीजें मुझे लगता है मेरे ख्याल में। एक तो उन्होंने जो गुफ्तगू की जो महफिल थी वो बहुत रिलैक्स एटमॉस्फेयर में थी। शायद उन्हें ये रियलाइज हुआ हो कि वो कुछ उस गुफ्तगू में कुछ ज्यादा बोल गए हैं। और दूसरी ये कि एन मुमकिन है कि कोई जब खबर छपी और जिस तरह छपी उस लिहाज से उन पर कोई किसी किस्म का दबाव आया हो। अब मैं नहीं कह सकता कि इमरान खान इस बात से नाराज हुए उनकी खबर से, या ये कोई इदारे की तरफ से कोई उनको ये किया गया, लेकिन जहां तक मैंने पूरी खबर पढ़ी है तो मुझे तो कोई भी चीज ऐसे सियाक व सबाक से हट कर नहीं मिली। तो मुझे यही लगता है कि शायद आफ्टर थॉट में उन्होंने सोचा हो कि कोई ज्यादा इस तरह की बात हो गई है। एक होता है आदमी जब रिलैक्स में माहौल में बात करता है तो इस तरह की चीजें, इसलिए कि मैंने जाहिर है मैंने स्टोरी दी भी नहीं थी, ना मैंने उस हवाले से कोई ट्वीट वगैरह की। लेकिन जब खबर छपी और फिर जब वजाहत आ गई उनकी, तो जो वजाहत जो अपने नुक्ते नजर से उसमें फिर उन्होंने वर्ड ये किया कि खुद साख्ता। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज खुद साख्ता थी। हो सकते अपने बारे में कह रहे हो मदर भाई, हो सकते अपने बारे में कह रहे हो कि मेरी खुद साख्ता थी, आप लोगों ने क्यों बना ली, मतलब मेरी खबर यही थी। ये भी तो हो सकता है। देखिए उसमें बहुत वो खुद साख्ता खुद को कह रहे होंगे, आप लोगों को नहीं कह रहे होंगे, मेरा ख्याल है। हाँ, हो सकता है, मैं तो नहीं उस पर नहीं कमेंट करता। मेरी उनसे बहुत पुरानी आज से, बल्कि मैंने उन्हें याद भी दिलाया जब उन्होंने एक कोई जो है वो मिसाल दी थी कि जब उनका एक बैकग्राउंड रहा है जमात इस्लामी का, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने जब पीटीआई के टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो फिर मैंने लोगों से जब जो टिकट लेने आ रहे थे या अप्लाई कर रहे थे उनसे मैं ये पूछता था कि भाई आप ड्रिंक तो नहीं करते, इस तरह की बात की। तो वो उन्होंने एक लाइटर नोट में भी बात की थी और फिर उसी को उन्होंने लिंक कर दिया कि जब ये बात हुई गलबन आर्मी चीफ वगैरह के हवाले से कि वो सियासत में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, तो यही उन्होंने उस रेफरेंस में कि कितने दिन पहले ये वो की। लेकिन जिस बात को उन्होंने बहुत ज्यादा वो किया वो ये था कि अगर वो किसी मामले में बहुत ज्यादा परेशान भी थे और बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजरे हैं, वो नए आर्मी चीफ की तकर्री का मसला था। ये कहा उन्होंने, और ये कहा उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये बहुत बस वो शायद कुछ कहते कहते रुक भी गए। तो उन्होंने कहा कि वो आप मत पूछें कि कितना मुश्किल मरहला था वो। अरे सर, एक और बड़ी अहम चीज़ है इसमें से कि वो ये फरमा रहे हैं, आपने अभी बताया भी सही कि आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैंने नए आर्मी चीफ से बात की है कि वीडियो ऑडियो वगैरह ये सिलसिले बंद होने चाहिए। तो क्या ये समझते हैं इमरान खान साहब को छोड़ें, चले सदर पाकिस्तान समझते हैं कि सारी चीज़ें ऑडियो वीडियोज़ जो आ रही हैं या आनी हैं
ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये वहीं से हो रही है, लिहाजा उन्हीं से बात की गई है, उन्हीं से अश्योरेंस लिए। ये तो एक तरह की अगर उन्होंने भी कहा है हाँ जी वी विल लुक इनटू इट, तो वो भी एडमिशन कर रहे हैं इस बात का कि हाँ ठीक है इधर से लीक हो रहे हैं तो हमको इसको ये प्लग इन करते हैं। ये तो बहुत बड़ी एक अहम बात है सर। रऊफ मेरा ख्याल है कि वो इस नुक्ते नज़र से आप बिल्कुल इसी तरह समझ लें जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि ISI मनी लॉन्ड्रिंग और इन सारी चीज़ों को देखे। ये हमारे पता अजीब व गरीब वो है कि हम खुद कोई इदारा बना नहीं पा रहे। अब ये भी मुझे लगता है कि वो कंसीड कर रहे हैं कि जी कोई इदारा नहीं है, इसको रोक नहीं पा रहा, FIS को नहीं रोक नहीं पा रही। हालांकि ये बहुत इंटरनेशनल चीजें हैं, आप फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, उसको नहीं मगर मैं थोड़ा सा आई एम सॉरी मैं आपकी बात कर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो उनको नए चीफ को रोकने के लिए कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये दो डिफरेंट चीज़ हैं। एक होते इन्वेस्टिगेशन करे, ISI करे, MI करे, FIA करे, ये एक और चीज़ है कौन लीक कर रहा है, कहाँ से हो रहे हैं, IP एड्रेस क्या, बला बला। एक होते भाई साहब ये हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं सर। कि अगर उन्होंने जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये कहा कि दे शुड लुक इनटू इट ना। अब इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं मुख्तलिफ अंदाज में कि लुक इनटू इट को आप इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी कर सकते हैं या इसके बारे में कोई तहकीक की जाए कि ये क्यों नहीं रुक पा रहा। इंटरप्रिटेशन की बात है क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है कोई बहुत तफसील से इस हवाले से पर गुफ्तगू नहीं की, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हाँ आर्मी चीफ ने भी एक तरह की एश्योरेंस दिलाई है कि नहीं आर्मी चीफ साहब को आगे से कहना नहीं चाहिए था सर, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। आपकी हुकूमत है, आप ये प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे। मतलब उन्होंने भी ज़ाहिर है पहली मेरा ख्याल है मुलाकात थी तो शायद उन्होंने भी इस तरह वो कर दिया होगा, आई डोंट नो कि इसके। लेकिन जाहिर है वो बात आपकी बुनियादी तौर पर तो ठीक है कि ये जिन आप हुकूमतों का काम है कि वो इन चीजों को देखें, इनको लुक आफ्टर करें। व्हाई इज आस्किंग द आर्मी चीफ, मेरा इसलिए है कि व्हाई प्रेसिडेंट इज आस्किंग द आर्मी चीफ हु इज मीटिंग हिम फर्स्ट टाइम। वो लेटर लिखते, पहले भी तो लेटर लिखा, मुराद सईद वाले केस में भी कल परसों लेटर लिखा है इन्होंने लिखा है, अरशद शरीफ वाले केस में मेरा ख्याल है लेटर लिखा था इन्होंने। तो एक लेटर इस पे भी लिखते प्राइम मिनिस्टर को कि सर आप लुक इनटू, तो प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए था। बस आप देखिए वो ये सदर साहब ने ये कहा कि मैं, और ये उन्होंने कहा कि मुझसे जब भी कोई इस तरह के हुकूमत के वो हों या दूसरे हों, उन सबसे जब जनरली गुफ्तगू होती है तो मेरा उनके बकौल मेरा स्ट्रेस इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा रहता है। जिनसे भी मैं बात करता हूँ उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मेरा इसी बात पे रहता है। ये उनका वो है कि इस मसले को हमें बहुत मतलब ये तो नहीं है, आपको पता है सियासतदान आपने भी माशाल्लाह आपको 30 साल से ज़्यादा आपको भी इस फील्ड में हो गए हैं, इस दस्त की स्याही में मोर देन 30 ईयर्स। ये कहीं पे जानबूझ के तो नहीं बात की गई वहाँ पे कि हमने ये आर्मी चीफ को कहा उन्होंने कहा जो कि सारा भी लुक इनटू इट के चलो सारा मलबा जो है ना उन्हीं की तरफ ही बताया जाए कि सारा कुछ हो रहा है ना वहीं से ही हो रहा है। और मैंने उनसे बात भी की है। सियासतदान तो बड़े समझदार होते हैं, आपको पता है बड़े डेलिकेट बातें कहते होते हैं। ये बात उनका कहना उसे आर्मी चीफ से, और उस बात को देखिए मैं आपको रऊफ बड़ी मिसाल दूं। मैं आरिफ अलवी साहब को तकरीबन उतने ही हफ्ते, और मुझे जर्नलिज्म में यानी 2022 में मुझे जर्नलिज्म में 40 साल हो गए। ओह आई एम सॉरी सर, मैंने 10 साल आपको डिस्काउंट कर लिया। इतने यंग लगते हैं आप, कहीं से नहीं लगता कि आपको 40 साल हो गए, इसलिए उम्र तो मैं नहीं पूछूंगा, फिर तो बात आगे चली जाएगी। यू आर सो यंग मैन सर। हाँ नहीं खैर मैं 82 में, क्योंकि मैंने अगस्त 1982 में क्वेश्चन शुरू किया था। इट्स अ मैसिव एक्सपीरियंस सर, मैसिव। आई एम सॉरी कि मैंने 10 साल सर, आई एम सॉरी। नहीं तो मैंने आरिफ अलवी साहब को उस वक्त एक जमाने में, अगर आपको याद हो कि कराची के नेशनल स्टेडियम के साथ एक जमीन थी, उसका तनाजा बहुत खड़ा हुआ था। वो रेंजर्स वाले कब्जा किए हुए थे शायद, मैं गलत नहीं वो रेंजर्स वाले नहीं, वो फिर बाद में अब तो वो जनरल्स कॉलोनी बन गई। अच्छा। वो तो आरिफ अलवी साहब ने जब शुरू में, क्योंकि तौकीर ज़िया साहब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो आरिफ अलवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने बाकायदा इसको वो किया था, शदीद तनकीद की थी कि किस तरह ये जमीन जो है वो दे दी गई, क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह हैंड ओवर कर दी, वो कर दी। लेकिन उसके बाद वो कोई दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके इस मसले पर। और मैंने बाद में जब कभी वो मिलते थे तो मैं मजाक में उनसे पूछता था कि आपकी एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उस इशू पे हुई, दूसरी तो कहने के तुम समझते हो कि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो पाई। तो अभी भी मैंने उनसे कहा था कि 2013 में अभी पर जो अभी ये वो हुआ था कि आपको याद है कि 2013 में जब PTI के इलेक्शन हो रहे थे तो हमारी और इनकी बड़ी गुफ्तगू रही थी। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे नहीं समझ में आता PTI के इलेक्शन किस तरीके से हो रहे हैं। तो उन्होंने अपनी एक वजाहत दी थी
फिर उन्होंने बहुत से वो किया था। पीटीआई ने एक जमाने में एक मॉरल कमेटी बनाई थी, और कमेटी ये थी कि जब लोग टिकट के लिए, जो लोग पार्टी पीटीआई को ज्वाइन करें दूसरी पार्टियों से, तो उनको उस कमेटी के पास से गुजरना पड़ेगा। तो कहने लगे, अब जब मैंने उनसे बात की कि ये सारे लोग जो इस तरह के लोग हैं वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए, तो कहने लगा यार वो देखो उस वक्त वो आइडियलिज्म था, वो चीजें आइडियलाइज हम करते थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि आपको लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो बस मैंने कहा यही फर्क है। हाँ अच्छा, दूसरा मजहर भाई अभी जो बातें जो आपने सारी की हैं, इसमें नई बात अगर देखा जाए, आप भी फॉलो करते हैं, खुद आपको पता होगा, इमरान खान साहब दर्जनों दफ़ा कह चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत बचाई, हमें बंदे इकट्ठे करके दिए, हमें सपोर्ट दी, हमें चलाया। नाराज़गी तो उनकी इस बात से शुरू हुई कि आप पीछे क्यों हट गए, जो आपने हमें गोद में लिया हुआ था तो गोद से उतारा क्यों है। तो वो तो पहले मानते रहे हैं, ये मतलब आप देख लें इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ जो हैं वो तो सब में कहते रहे कि जनरल बाजवा साहब एंड कंपनी हमारी मदद करते रहे, एजेंसी हमारी मदद करती रही, अब क्यों नहीं किया। तो अब इसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस पे इनको ज़रूरत पड़ गई है इनको तरदीद जारी करने की। ये बातें तो खान साहब खुद कहते रहे हैं, तो बाजवा साहब की उसमें तारीफ में तो इन्होंने आसमान ज़मीन के इन्होंने मिलाए हुए हैं सर। हाँ देखिए, दोनों अब यही इमरान खान साहब की शख्सियत का मसला है कि ये अपनी ही बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एक तरफ वो उस तजादात की बात करते हैं कि हर जगह मुदाखलत बढ़ती गई, मैं बिल्कुल बेबस हो गया था और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, हर चीज उन्होंने ले दी थी, हर चीज ले ली थी, नैब में भी मुदाखलत कर रहे थे। अब एक तरफ आप उन्हीं एजेंसी के बारे में ये कहते हैं कि इन्हीं के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करवाई जाए, और फिर यही कहते हैं कि ये मेरे हर काम में हर इसमें मुदाखलत कर रहे थे, नैब के मामले पर भी मुदाखलत करते थे। तो कॉन्ट्रडिक्शन। और बल्कि मजहर भाई टेलीफोन टैपिंग पे जब इनसे सवाल किया, मंसूर अली खान साहब का इंटरव्यू था, उसमें तो इन्होंने जस्टिफाई किया था कि आईएसआई टैपिंग करते फोन और बिल्कुल ठीक करते। 2 मिनट तो इन्होंने कौम को समझाया था कि आईएसआई का टेलीफोन टैप करना इस मुल्क की सलामती के लिए कितना जरूरी है। अब सदर पाकिस्तान आर्मी चीफ को कह रहे हैं जनाब ये सिलसिला बंद करवाएं। दैट्स वेरी स्ट्रेंज सर। यही मैंने भी कल जब उस दिन आरिफ अलवी साहब से ये कहा कि ये कैसे जहां आप ये बात तनकीद कर रहे हैं कि बाप को या पीएमएलक्यू को या एमक्यूएम को जो है वो बाजवा साहब ने उठा के दूसरों के हवाले कर दिया, तो मैंने कहा पहले उन्होंने आपके हवाले कर दिया था। वेरी ट्रू। तो दोनों ही बातें अगर इससे तो ये बात इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि इमरान खान की हुकूमत बनाने में भी उन्हीं का हाथ था और शायद गिराने में भी उन्हीं का हाथ हो। तो यही जब इमरान खान, लेकिन कमिंग फ्रॉम हेड ऑफ द स्टेट और कमिंग फ्रॉम समवन जो जाहिर इमरान खान से जरूर बहुत करीब रहे हैं, लेकिन एक और बात मैंने उनसे पूछी थी कि क्या ये बात दुरुस्त है कि 25 मई को नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने वाला था, असेंबली डिसॉल्व होने वाली थी, और फिर ऑल ऑफ अ सडन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जिसकी वजह से ये बात रुक गई। तो उन्होंने काफी हद तक इस बात से एग्री किया कि हाँ उसके करीब कर हम पहुंच चुके थे। बिग कंफर्मेशन है सर। बहुत शुक्रिया मजहर भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया भाई, हमारे साथ मौजूद थे, उनसे काफी डिटेल से गुफ्तगू हुई। अब ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद पंजाब में वजीर आला परवेज इलाही की जानिब से अपने डिवीजन में अरबों रुपए के जो फंड्स की नवाजिशात हैं उस हवाले से जो दरखास्त गुजार है सीनियर एडवोकेट और दरखास्त गुजार मियां दाऊद, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और कुछ दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में ये स्कैंडल ब्रेक किया था, और इस ब्रेक को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वाले जो दरखास्त गुजार हैं वो सीनियर एडवोकेट भी हैं मियां दाऊद साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। ये स्कैंडल बेसिकली फंड्स हैं, अरबों रुपए के मुबैना ये फंड्स हैं जो पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए और ये मनपसंद हलकों में लगाए गए हैं, उनको नवाजा गया है। मियां दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे डिटेल्स जानते हैं। मियां दाऊद साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताएगा कि इस जो आपकी दरखास्त थी इसकी डिटेल्स क्या है और इसकी ग्राउंड्स क्या है, जरा इसको वाजे कीजिएगा। इस दरख्वास्त की डिटेल्स ये हैं कि पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट से, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से और जो मुख्तलिफ पंजाब के सरकारी महकमे हैं
वहां से कुछ हमने समरीज जो हैं वो हासिल की और उन समरीज को फिर देखा कि ये इनिशिएट कहाँ से हुई डेवलपमेंट फंड्स के लिए। उन समरीज का आप मुताला करें तो वो हमने अपनी सारी दरख्वास्त के साथ भी लगाई हैं। मुकम्मल तो नहीं मिल सकी लेकिन इतनी सफिशिएंट है कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस चीज को सुन सकती है। उतना मटेरियल काफी है। वो मटेरियल को जब हमने पेरूज किया और उसके ऊपर तमाम समरियां जो हैं वो वजीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट से इनिशिएट हुई हैं। मसलन उसमें ये लिखा हुआ है कि वजीर आला सेक्रेटेरिएट के एक डायरेक्टिव की रोशनी में ये तय किया गया है कि गुजरात के फलां हल्के में एक सड़क बनानी है, एक स्कूल बनाना है, एक नाला बनाना है, एक पुल बनाना है या कोई और एक्सटेंशन करनी है, तो उसके लिए इतने करोड़ रुपए के फंड दरकार हैं। वो जैसे ही वहां से वो समरी इनिशिएट होती है अगले दिन ही वो अगले महकमे में पहुंचती है, वहां से फौरी तौर के ऊपर अप्रूव होती है और उससे फिर आगे पहुंचती है, अगले दिन किसी अगले महकमे में पहुंचती है, उसके बाद फिर वो वापस घूमती आती है और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम एक समरी, एक जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स थी, अप्रूवल थी, उसकी वो अंदर खाते ही अप्रूवल दे दी जाती है। ना उसकी कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है, ना मुतलका महकमों से किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट जो है वो तलब की जाती है। मतलब जैसे जिस किसी स्कीम के लिए आइन के अंदर एक तरीकाकार वजह कर दिया गया है, कानून के अंदर एक तरीकाकार वजह कर दिया गया है, उसको वायलेट करते हुए अंदर खाते चुप चुपीते ही उसकी जो है वो अप्रूवल दे दी जाती है। इस तरीके से ये सारे डेवलपमेंट फंड जो है वो परवेज इलाही साहब, मोनिस इलाही साहब और जो हुसैन इलाही साहब हैं उनके हल्के में और जो वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब, उनके भतीजे हैं साजिद भट्टी साहब, उनके हल्के में ये सारे फंड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हमने जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया वो तकरीबन 100 अरब रुपए की इतलात जो है वो मौसूल हुई, लेकिन हमारी पिटीशन दायर करने के बाद ये इतलात सामने आई है कि हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि कफायत शुआरी की। उस कफायत शुआरी की पाबंदी का नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अब किसी किस्म की कोई स्कीम, डेवलपमेंट स्कीम जो है वो अप्रूव नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद मजीद 26 अरब रुपए की जो डेवलपमेंट स्कीम जो है वो अप्रूव की जा रही है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट है वो एक ही काम कर रहा है कि वो तमाम हल्के जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब की फैमिलीज और उनके जो करीबी दोस्त या आप उनको कह लें कि उनके करीबी हल्के, उनके मंजूर नजर जो लोग हैं, उनके हल्कों में ये पैसा जो है वो बांटा जा रहा है और ये आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी हो रही है। आइन के आर्टिकल 120 से लेके आप आगे 124 तक का मुताला करें तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आपने डेवलपमेंट स्कीम्स का कोई भी फंड, कोई भी चीज आपने अप्रूव करनी है तो उसको उसकी असेंबली के अंदर डिबेट होनी है, और अगर वो डिबेट नहीं होती तो वो गैर आईनी है और गैर कानूनी है। इस चीज को अच्छा दाऊद साहब 2014 में आपने, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया और आपने जुर्रत दिखाई। मत से बड़े कम लोग होते हैं कि आपने जुर्रत दिखाई, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, पिटीशन बनाई, पढ़ी है मैंने आपकी, जो आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत आपने मेहनत की है इस पर, नो डाउट टीम वर्क है आपका, और आपने हिम्मत की है। मैं ये कहूँगा पंजाब में लाहौर में बैठ के इन द हार्ट ऑफ लाहौर एक उस सिटिंग वज़ीर आला और उनकी हुकूमत के खिलाफ जाना और इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना, ये बड़ी मेरा ख्याल इंतहा कमेंडेबल बात है। नंबर 1 सर, एक तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता। दूसरा, आपने उसमें लिखा है कि उसने कुछ आपने इजला के नाम लिए हैं जो ज़्यादा सीरियसनेस शो करता है कि चलें ठीक है जी गुजरात ले जाएं, आप नारोवाल ले जाएं, सियालकोट, वहाँ भी चलें जी, वहाँ भी तरक्की होनी चाहिए, लोग रहते हैं, फेयर एनफ समझ में आती है। लेकिन जो बात आपने लिखी है वहाँ पे कि उसमें डेरा गाजी खां के, बखर के, खुशाब के, बहावल नगर के, मतलब ये हो गए बखर और वो जो है डेरा गाजी खां जो है वहाँ तो फ्लड्स आए थे अच्छे खासे, तौसा वगैरह साइड बड़ी तबाही मची थी, वहाँ के फंड्स उन्हें काट के, रोक के, कम करके डाइवर्ट किए हैं टुवर्ड्स इन एरियाज के। ये मैंने आपकी पिटीशन में पढ़ा था, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ डिटेल्स। इज इट ट्रू सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लासरा साहब, मेरी तकलीफ की वजह और मेरी इस पिटीशन को दायर करने की सिर्फ एक ही वजह, हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बदतरीन सैलाब आया और जनूबी पंजाब के अजला के लोग आज के दिन तक वो बेचारे अपने घर नहीं बना पा रहे, वो सूद के ऊपर कर्जे लेने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन अब ये देखें कि इस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक भी इनिशिएटिव आप कहें कि यही 126 अरब रुपए जो है आप उन इजला में उन जो सलाह मुतासरीन हैं उनके ऊपर खर्च करते, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करते। मेरी तकलीफ की वजह सिर्फ यही एक थी और पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया के लोगों के जो सोशल सर्कल्स रखने वाले लोग हैं उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की कि जहां पर ये तवज्जो देनी चाहिए, जहां पर ये फंड खर्च होने चाहिए, उनको छोड़कर
सिर्फ और सिर्फ जो चौधरी परवेज इलाही साहब के 3-4 हल्के हैं, सिर्फ वहां के ऊपर सारा फंड जो है वो खर्च किया जा रहा है। और सर ये बताइएगा कि ये मतलब 126 या 120 अरब जो है, जो बता रहे हैं, हमने लिस्ट भी कल परसों चलाई थी, हम फॉलो कर रहे हैं आपकी इस पटिशन को, हम बड़ा रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं इस बात को कि डेवलपमेंट फंड का मिसयूज अब्यूज जो हो रहा है इस तरीके से, ये अगले 3-4 महीनों में जब तक असेंबली तोड़ने की इनके एक तरफ असेंबली तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ 125 अरब रुपया जो है अपने हल्कों में भेज दिया है, तो ये इसको वहां स्पेंड कर सकते हैं इतनी बड़ी अमाउंट को विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months और 6 months अमाउंट वहां पे खर्च हो सकती है ओरिजिनल, या कागजात में सारी कागजी कार्रवाई कार्य ब्यूरोक्रेसी और ये सारे मिलके जट बिरादर हैं जो हमारे ये अपनी वारदातें डाल रहे हैं। क्लासरा साहब, अगर इस बात की तहकीकात हो जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर इस पिटीशन को टेकअप करेगी और इस बात की तहकीकात हो जाए, तो इस तरह की इतलात जो है वो मौजूद है। आप मुकामी हलकों से पूछ लें, मुकामी लोगों से पूछ लें, और डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो है वो भी इस बात की निशानदेही करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो इन चीजों को शेयर करते हैं कि कुछ चीजें कुछ और उसकी निशानदेही भी की गई है कि कुछ सड़कें ऐसी हैं जो सिर्फ कागजों में बना दी गई हैं और उनके पैसे जो है वो मनपसंद ठेकेदारों को जो है वो अदा कर दिए गए हैं, और उन ठेकेदारों को भी चंद दिन कबल उन ठेकेदारों की कंपनियां जो है वो रजिस्टर हुई हैं, उनको करोड़ों रुपया दे दिया गया है। बुजदार साहब के दौर में भी हुआ था, तो मैं सर आपकी बात कर रहा हूँ, उस्मान बुजदार साहब के दौर में भी हुआ था, तौसा डेरा गाजी खां में यकदम 100 से ज्यादा नए ठेकेदार बन गए थे, कंपनियां रजिस्टर ये हो गई। ये तो वही ब्यूरोक्रेसी है जो इनको मशवरे देती रहती है कि अपने बंदे जो है ना ठेकेदार लगवा लो। साहब, आपने बिल्कुल निशानदेही की, ये बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर पंजाब के 126 अरब रुपए के ऊपर डाका मारा गया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक तो मुकामात की ऐसी निशानदेही हुई है कि जो चीजें सड़क पहले बनी हुई है लेकिन वो अपने ठेकेदार को नवाज ने उसको कहा है कि इसको उखाड़ कर फिर से बनाना शुरू कर दे, और वो उसने कुछ उसको बना दिया है और बाकी कागजों के अंदर मुकम्मल करके एक दिन के अंदर 50-50 करोड़ 60-60 करोड़ रुपया जो है वो पंजाब के जो बजट से वो निकला जा रहा है। आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ऑर्डर किए थे कि ये जो तरक्याती फंड है, उन्होंने कौमी असेंबली को रोक दिया था, नवाज शरीफ साहब के दौर की बात अगर मुझे ठीक याद है, उन्होंने कहा था ये बल्दियाती इदारों के जरिए पैसा खर्च होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट की वैल्यूएशन कर, इन पे तो तुहीन अदालत लगती है, ये कैसे कर सकते हैं सर, इतने बिलियंस ऑफ रुपीज के फंड्स रिलीज कर सकते हैं, ये तो कौमी उसमें जाना था, बल्दियाती इदारों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें जजमेंट है सर। जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसी जजमेंट को हमने अपनी इस पिटीशन की जो है वो बेस बनाया है। राजा परवेज अशरफ केस है 2014 का PLD 131, उसके अंदर उसको हमने बुनियाद बनाया। आप इसका डिजाइन क्लासरा साहब समझने की कोशिश करें कि चौधरी परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट आती है और उस गवर्नमेंट में आने के बाद जो पिछले चीफ सेक्रेटरी पंजाब है वो ये गवर्नमेंट जो है ये उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, जब वो नहीं मानते तो फिर ये क्या करते हैं, अपने एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को गैर कानूनी तौर के ऊपर जो मोहम्मद खान भट्टी है वो बदतरीन खिलाफवर्जी करके उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM लगाया गया, उनको वहां पर लगाते हैं, वो प्रेशराइज करते हैं। जब वो प्रेशर नहीं लेते तो वो छुट्टी पर चले जाते हैं। फिर ये परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट जो है वो अपना मनपसंद ब्यूरोक्रेट को वहां पे चार्ज देती है और वो ही मनपसंद ब्यूरोक्रेट जो है वो आगे बैठ के सारी ब्यूरोक्रेसी को एडवाइस करते हैं। आप देखें कि वही ब्यूरोक्रेट साहब जो है अब्दुल्ला सुंबल साहब, वो एक महकमे में बैठकर इनका मंसूबा मंजूर करते हैं, अप्रूव सजेस्ट करते हैं, अगले महकमे में वो बतौर एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी उसको मंजूर करते हैं और उससे अगले स्टेज के वही बंदा ब्यूरोक्रेट जो है वो उसको अप्रूव करके पैसा जारी करने का ऑर्डर जारी कर देता है। यानी कि पहले टीम बनाई सर जी, चीफ सेक्रेटरी लगने के लिए ये वारदातें करनी पड़ती है। अब्दुल्ला सुंबल साहब ऐसे चीफ सेक्रेटरी तो नहीं लगे ना भाईजान, बड़ी मेहनत की है उन्होंने, जो वाक्य आपने बताया इट्स शॉकिंग, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है सर जी। ये बिल्कुल 126 आपने इस पिटीशन के साथ जो सारी समरीज आप खुद भी उसको पैरूज करेंगे तो आपको इस बात की निशानदेही होगी कि एक अब्दुल्ला सुंबल साहब जो है एक डेवलपमेंट स्कीम को अप्रूव करते हैं और उससे आगे उसके बाद उसके अप्रूवल के पैसे भी जारी कर देते हैं। तो इसलिए ये आपका बहुत शुक्रिया एंड टू एंड कवर किया है अब्दुल्ला सुंबल साहब ने। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में इस बात की निशानदेही फॉलो करते रहेंगे सर, ये हमारा छठा प्रोग्राम है, इस पे फॉलो करते रहेंगे, आपसे बात होती रहेगी। जी मियां दाऊद साहब, ब्रेक की तरफ जाना है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल से और बहुत इंपॉर्टेंट जो इनसाइट है वो हमें दी है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब, ब्रेक से पहले जो ये मियां दाऊद साहब ने डिटेल्स बताई हैं बहुत डिस्टर्बिंग डिटेल्स है वंस अगेन, और ये प्री पोल रिगिंग में नहीं आता?
अभी मुझे ना किसी एक दोस्त का मैसेज आया, अभी वो प्रोग्राम देख रहे थे, तो वो मेरे अक्सर कोट किया उन्होंने, मैं कोई आते जाते कोई ना कोई हम बात कर जाते हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे याद दिलाया कि आपने ठीक कहा था कि इमरान खान साहब ने 22 साल मेहनत की थी, स्ट्रगल की थी, कोशिश की थी, और लड़ाई झगड़े पूरे मतलब बड़े बड़े माफिया से लड़े, किस दिन के लिए कि एक दिन बुजदार, मनिका, गुजर्स और चौधरीज ये पंजाब के बादशाह वो बनेंगे, ये हुक्मरान बनेंगे और यही वारदातें डालेंगे। जो कुछ इन 3.5 सालों में अगर कसर कोई कमी रह गई थी तो चौधरी परवेज अली साहब, जिनको आप और मैं तो जुर्रत नहीं कर सकते, आम आदमी जुर्रत कर सकता था गुजरात का जाते हुए इनको कह दे, किसी गाड़ी से नारा मार दे कि चौधरी डाकू हैं, किसी की जुर्रत है? इमरान खान साहब कहते थे ना उसी को लिए। उन्होंने 22 साल तक ये मेहनत की कि आखिरी एक दिन इन 3-4 खानदानों को लाएंगे और डट के रज के ये इनको मौका देंगे कि आप जितने अरबपति बन सकते हैं, जितना आप मतलब इनकम आप कमा सकते हैं कमाएं। मतलब कितनी, वो कहते हैं इंसान को कितनी दौलत चाहिए, मुझे समझ नहीं आती कितना पैसा चाहिए आपको। वो टॉल्स्टॉय का एक शॉर्ट स्टोरी, मैं बार बार उसका हवाला देता हूँ, बड़ी खूबसूरत स्टोरी, हर बंदे को पढ़नी चाहिए। मैंने अगर उसको पढ़कर मेरी अपनी बड़ी काउंसलिंग हुई, मैंने अपने आप को चेक किया बहुत सारा कि एक इंसान को आखिर कितनी ज़मीन चाहिए होती है। अफसाना है पूरा किसान का, वो भी ज़मीन का उसको हर्ष पाएगा, हिरस पाएगी, ये अगर ये ज़मीन भी मैं खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, और एक दिन आके अपनी ज़मीन को आके उसकी पमाइश करते करते के लिए ना दौड़ते दौड़ते कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वहीं पे मर गया उसी ज़मीन के अंदर। तो उसके मुलाजमीन ने गड्ढा खोल उसमें गड़ा खोद कर उसको वहीं दफन किया। तो उस पर अफसाना है कि एक इंसान को आखिर पे आगे कितनी ज़मीन चाहिए। तो 6 गज वाइड और 6 गज नीचे चाहिए, जिसके लिए हम मुरब्बे लेते हैं, जिसके लिए दौलतें इकट्ठी कर रहे हैं। कि पूरे पंजाब का इस वक्त पूरा वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में एक ऐसा तमाशा लगा हुआ है। वो कहते हैं बुजदार के दौर में तो वहां पे ये अगर सहमाई काम होते थे 3-3 महीने के लिए डीसी और डीपीओ लगते थे, प्लान्स होते थे। हाँ, यहाँ पे तो रोजाना की बुनियाद पे, अभी सुन लिया आपने दाऊद साहब को, मियां साहब से, डेली की बुनियादों पे बादशाह पता नहीं कितना पैसा चाहिए इन लोगों को। बहुत शुक्रिया क्लास साहब, और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, डिस्कशन को यहीं पे रोकना पड़ेगा। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।